महाराणा प्रताप की महान कहानी तो हम सब जानते हैं, पर उस कहानी के खत्म होने के बाद क्या हुआ, उनकी विरासत का क्या बना, आज हम उसी दौर की बात करेंगे। ये कहानी है उनके बेटे की और उनके सामने खड़े एक ऐसे नामुमकिन फैसले की जिसने मेवाड़ का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। सोचिए, क्या होता है जब जीत आपकी पहुंच से पूरी तरह बाहर हो जाए, जब जीतने का कोई रास्ता ही न बचा हो। यही वो सवाल था जो मेवाड़ के नए शासक अमर सिंह के सामने एक पहाड़ बनकर खड़ा था। आइए, उनकी इस उलझन को जरा और करीब से समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है महाराणा प्रताप के बाद उनके बेटे अमर सिंह से, और उनके कंधों पर था एक बहुत बड़ा बोझ, अपने पिता की महान विरासत का बोझ। हर कोई उनसे यही उम्मीद कर रहा था कि वो भी अपने पिता की तरह ही अजेय रहेंगे। और देखिए, ऐसा नहीं था कि अमर सिंह को एक कमजोर शासक थे, बिल्कुल नहीं। वो खुद एक जबरदस्त योद्धा थे। उन्होंने मुगलों के खिलाफ एक नहीं, दो नहीं, पूरे 17 युद्ध लड़े। और कमाल की बात यह है कि वो एक भी नहीं हारे। लेकिन इतना सब होने के बावजूद अपने आखिरी पलों में महाराणा प्रताप को एक डर सता रहा था। उन्हें लगा कि मेरे जाने के बाद मेरा बेटा शायद ये लड़ाई जारी नहीं रख पाएगा। इसी डर की वजह से मेवाड़ के सरदारों ने अमर सिंह से उनके पिता के नाम पर कसम खिलवाई कि वो ये संघर्ष जारी रखेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये लड़ाई आखिर चल कैसे रही थी? कैसे एक छोटा सा राज्य एक इतने बड़े साम्राज्य के सामने दशकों तक टिका रहा? इसका राज छिपा था एक जनयुद्ध में। जरा इन आंकड़ों पे एक नजर डालिए। एक तरफ मुगलों की लगभग 1 लाख की फौज और दूसरी तरफ मेवाड़ के मुश्किल से 22,000 सैनिक। मतलब हिसाब किताब के मुताबिक तो ये लड़ाई टिकी नहीं सकती थी। तो फिर मेवाड़ लगातार जीत कैसे रहा था? आखिर क्या था उनका सीक्रेट? जवाब था उनकी लड़ाई के तरीके में, जो किसी भी सेना के लिए एक बुरा सपना था। देखिए, मेवाड़ की असली ताकत उसकी सेना नहीं थी, बल्कि वहां के लोग थे। हर गांव वाला एक जासूस था जो मुगलों की हर हरकत पर नजर रखता था। पहाड़ी इलाकों का फायदा उठाकर वो अचानक हमला करते और गायब हो जाते। इसी को तो गुरिल्ला युद्ध कहते हैं। और तो और भील आदिवासी मुगलों का राशन पानी यानी सप्लाई लाइन्स ही काट देते थे। जनता अपने राजा को खाना देती, छिपने की जगह देती। मतलब पूरा मेवाड़ एक साथ लड़ रहा था। सब कुछ मेवाड़ के हिसाब से चल रहा था, लेकिन फिर खेल में एक नया खिलाड़ी आया। मुगल बादशाह जहांगीर ने अपने सबसे चालाक बेटे शहजादे खुर्रम को भेजा। वही खुर्रम जो आगे चलकर शाहजहां बना। और खुर्रम अपने साथ एक नई और बहुत ही क्रूर रणनीति लेकर आया था। खुर्रम ने आते ही हालात को भांप लिया। उसने एक बात साफ समझ ली, लड़ाई राजा से नहीं है, लड़ाई तो जनता से है। उसे पता चल गया था कि अगर मेवाड़ की सेना को हराना है तो पहले उसकी रीढ़ की हड्डी यानी आम लोगों को तोड़ना होगा। और उसकी रणनीति वो बेहद भयानक थी। उसने किलों पर हमला करना बंद कर दिया और सीधा गांव को निशाना बनाया। फसलें जला दी, घर जला दिए, गांव के आदमियों को मार दिया जाता और औरतों और बच्चों को बंदी बनाकर दिल्ली के बाजारों में बेच दिया जाता। मकसद साफ था, लोगों के दिलों में इतनी दहशत भर दो कि वो खुद ही हार मान। और खुर्रम की ये चाल काम कर गई। अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची थी जहां वही लोग जो मेवाड़ की आज़ादी की ढाल थे, अब उसी आज़ादी की लड़ाई को खत्म करने की भीख मांग रहे थे। सोचिए, 85 ईयर्स, 85 सालों तक अटूट वफादारी निभाने के बाद मेवाड़ की प्रजा आखिर में टूट गई। वो अमर सिंह के बेटे कर्ण सिंह के पास पहुंचे और गुहार लगाई कि बस अब ये युद्ध रोक दीजिए, हम अपने परिवारों को और मरते हुए नहीं देख सकते। अब अमर सिंह के सामने एक ऐसा सवाल था जिसका कोई आसान जवाब नहीं था। एक तरफ अपने पिता को दी हुई कसम थी और दूसरी तरफ एक राजा का अपनी प्रजा को बचाने का धर्म था। वो क्या चुनते, कसम या कर्तव्य? और इसी मुश्किल घड़ी में एक रास्ता निकला, शांति का रास्ता, एक संधि। लेकिन ये कोई हार वाली संधि नहीं थी, ये थी सम्मान के साथ की गई शांति। तो ये 1615 की संधि की शर्तें थीं। और कर्ण सिंह ने क्या खूब मोलभाव किया। सबसे बड़ी बात, मेवाड़ की राणा यानी अमर सिंह कभी भी मुगल दरबार में पेश नहीं होंगे। उनकी जगह उनके बेटे युवराज कर्ण सिंह जाएंगे। चित्तौड़ का किला वापस मिल गया और सबसे जरूरी, मुगलों से कोई शादी ब्याह का रिश्ता नहीं बनाना पड़ेगा। ये मेवाड़ की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी। उस वक्त जहांगीर के दरबार में एक अंग्रेज राजदूत था, सर थॉमस रो।
उसने अपनी डायरी में लिखा, मेवाड़ को ताकत से नहीं बल्कि नीति से झुकाया गया। मतलब बाहर वाले भी समझ रहे थे कि ये कोई मिलिट्री विक्ट्री नहीं है, ये एक डिप्लोमैटिक सेटलमेंट है। अब ये मनसबदार क्या होता है, ये समझना जरूरी है। ये मुगल साम्राज्य में एक रैंक या पद था, जिससे किसी का रुतबा, उसकी तनख्वाह और उसकी फौजी जिम्मेदारियां तय होती थीं। और 5000 का मनसब वो किसी भी गैर शाही इंसान के लिए सबसे ऊंचा पद था। और जहांगीर इस संधि से इतना ज्यादा खुश था, उसे इतनी राहत मिली थी कि जैसे ही कर्ण सिंह दरबार में पहुंचे, उसने उन्हें सीधे 5000 का मनसबदार बना दिया। ये दिखाता है कि मुगल इस कभी न खत्म होने वाले युद्ध से कितना तंग आ चुके थे। लेकिन संधि के बाद जो हुआ वो और भी दिलचस्प है। एक नए और बहुत ही अजीब रिश्ते की शुरुआत हुई, जिसने यह साबित कर दिया कि राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। मतलब विडंबना देखिए, 1615 में संधि हुई और उसके सिर्फ 7 साल बाद 1622 में जब वही शहजादा खुर्रम अपने पिता जहांगीर के खिलाफ बगावत करता है, तो वो भागकर पनाह कहाँ लेता है? जी हां, मेवाड़ में। सिर्फ इतना ही नहीं, मेवाड़ ने खुर्रम की मदद के लिए अपने सैनिक भी भेजे, उसी मुगल बादशाह के खिलाफ जिसके साथ अभी अभी संधि की थी। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, मेवाड़ के लिए संधि सिर्फ वक्त की जरूरत थी, अपनी आजादी का सौदा नहीं। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या ये शांति एक हार थी या अपने लोगों को बचाने और अपने सम्मान को बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत? इसका जवाब शायद इतिहास की सबसे बड़ी बहसों में से एक है।